आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और गांधी युग के बारे में। यह टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखेंगे आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, इनके जीवन परिचय से संबंधित, इनके आंदोलन से संबंधित अक्सर परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में हम देखेंगे। तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे होता है? गुजरात के पोरबंदर में होता है। ये सामान्य रूप से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और इनका पूरा जो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था, जो ये भारतीय ब्रिटिश में ये दीवान के पद पे थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इनका शिक्षा कहाँ पे हुआ, तो इनका शिक्षा 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए ये लंदन जाते हैं और 1891 में बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एलएलबी होता है, वैसे ही वहाँ पे बार एट लॉ की डिग्री होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1893 से 1915 तक वहां पर रहते हैं। एक लंबा समय होता है वहां पर रुकने का, और वहां से उनके कुछ अनुभव प्राप्त हुए जो यहाँ भारत में बहुत काम आते हैं। जैसे कि 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। देखिए, दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे जिनका केस दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, और उस केस की सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें एक ऐसा व्यक्ति इनको चाहिए था, दादा अब्दुल्ला को, जिनको गुजराती भी आती थी और अंग्रेजी भी आती थी। तो इसीलिए क्या है कि दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को अप्रोच किया, क्योंकि महात्मा गांधी गुजराती भी जानते थे और अंग्रेजी भी जानते थे। तो इसीलिए इनका दादा अब्दुल्ला का केस हो जाकर अफ्रीका में लड़ते हैं और जीतते हैं। उसके बाद वही अफ्रीका में इनके साथ नस्ल भेद होता है, यानी कि अंग्रेज इनके रंग को लेकर नस्ल भेद करते हैं। यानी कि अफ्रीका में ही, दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग नाम का एक स्टेशन होता है। उस स्टेशन पे उनको ट्रेन से बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है, और वहीं से इनका हृदय परिवर्तन होता है और इनके मन में आक्रोश आता है। अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक जुनून पैदा होता है, और वहीं से इनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्र शुरू किया था। उसके बाद 1910 में टॉल स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, तो 1906 में एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध करते हैं। उसके बाद सत्य और अहिंसा के मार्ग की शुरुआत करते हैं। ये कहाँ से? ये सब सारी चीजें दक्षिण अफ्रीका में हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भारत कब आते हैं ये, तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत की वापसी होती है, और इसीलिए 9 जनवरी को ही भारत में इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को, और वह इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राजनीतिक गुरु के, तो राजनीतिक गुरु जो है महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यानी कि जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो भारत की राजनीति को समझने के लिए, भारत के दर्शन को समझने के लिए वो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को यह सलाह देते हैं कि 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करिए, और 1 वर्ष भारत के भ्रमण करने के बाद जब इनकी संस्कृति, सभ्यता और इनके विचारों से परिचय आप हो जाएंगे, तब देश के लिए आप लड़ाई लड़िएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, वो महात्मा गांधी के द्वारा, जो अहमदाबाद में होता है। और यही वही जो आश्रम है, ये राजनीति का और आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो पहला सत्याग्रह इनका जो हुआ था, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और मुद्दा क्या था? तिनकठिया पद्धति को समाप्त करना। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए तिनकठिया पद्धति क्या है। तिनकठिया पद्धति का मतलब यह होता है कि 3/20 भूमि पर नगदी फसल
नगदी फसल, नगदी फसल का मतलब क्या है? गन्ना हो गया, नील हो गया, चाय हो गया, जूट हो गया, ये सब नगदी फसल होते हैं। नगदी फसल जो है बोना ब्रिटिशर्स ने अनिवार्य कर दिया था। तो इसी तिनकठिया प्रथा के विरोध के लिए चंपारण में विद्रोह आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और ये महात्मा गांधी का पहला प्रथम सत्याग्रह होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अहमदाबाद का मिल आंदोलन क्या होता है। 1918 में क्या होता है कि 1918 में वहां पे प्लेग आया होता है, और प्लेग आने के बाद जो है मजदूर जो है वापस अपने गांव भाग जाते हैं, और जो मजदूर वहां पे रुककर काम करते हैं उनको अलग से बोनस दिया जाता है। लेकिन जैसे ही प्लेग समाप्त होता है उनकी बोनस को समाप्त कर दिया जाता है, और मजदूर यह कहते हैं कि हमने अपने जान पे जोखिम रखकर आपका काम संभाला, आपकी कंपनी को बचाया, और इस महंगाई में अगर आप हमारा बोनस को नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। इसी के लिए वहां पे ये अहमदाबाद मिल भूख हड़ताल करते हैं, और पहली भारत का भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल 1918 में अहमदाबाद में होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। देखिए गुजरात के खेड़ा में खेड़ा सत्याग्रह होता है, और यह होता है कि जब वहां की फसल खराब हो जाती है तो किसानों से जबरन कर वसूला जाता है। इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया। उसके बाद हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। देखिए रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स जिस भी व्यक्ति को चाहेंगे बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी लिखित कानून के, बिना किसी इंक्वायरी को उसको जेल में बंद कर देते थे। तो इसी रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था, और इसे काला कानून कहा गया था। इसे कहा गया था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। यह है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट का विरोध जो है हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। उसके बाद हम देखेंगे जलियांवाला बाग 1919 में जो है उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, और उस भीड़ में जनरल डायर गोली चलवा देता है, और जनरल डायर की गोली चलवाने से हजारों लोग जो है मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है जलियांवाला बाग। और इस नरसंहार के बाद जो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी, इस कैसरे हिंद की उपाधि को गांधी जी अंग्रेजों को लौटा देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में होता है। अब देखिए जब अंग्रेजों से हमारी लड़ाई चल रही थी आंदोलन के लिए, आज़ादी के लिए, तो उस समय एक बहुत बड़ा वर्ग भारत का मुसलमान उस आंदोलन से, उस राजनीतिक सक्रियता से जुड़ नहीं पाया था। तो इसका फायदा लेने के लिए जब तुर्क में खलीफा के पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, और खलीफा के पद के प्रति भारत के मुसलमानों की एक श्रद्धा थी, और उसका ये फायदा उठाने के लिए जब मुसलमानों को भारतीय राजनीति से जोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। इनका उद्देश्य ये था कि खलीफा का पद बरकरार होना चाहिए, और भारतीय मुसलमान को उस राजनीतिक आंदोलन से जोड़ने के लिए उन्होंने खलीफा आंदोलन 1920 में चलाया। उसके बाद हम देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में चलता है। महात्मा गांधी पहली बार जो है एक जन आंदोलन करते हैं, और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का संकल्प लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उसी असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड में पूरे थाने को भारतीयों के द्वारा फूंक दिया जाता है, और उसके जब वो चौरी चौरा कांड हो जाता है और इस हिंसा के कारण आप असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बेलगाम अधिवेशन। देखिए ध्यान देने वाली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेलगाम अधिवेशन 1924 में। ये 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, और इन्होंने इसकी अध्यक्षता किया, और यही 1924 में बेलगाम अधिवेशन ऐसा था जिसकी मात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से सन में महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो सन है 1924, और अध्यक्षता किया था बेलगाम अधिवेशन का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत किया जाता है। 12 मार्च 1930 से साबरमती से शुरू होता है, और 6 अप्रैल 1930 से नमक कानून तोड़कर इसको पूरा किया जाता है। देखिए दांडी मार्च
तब प्रारंभ किया गया था जब अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का कड़ा विरोध करने के लिए नमक बनाने का जो संकल्प लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसी को कहते हैं दांडी मार्च। अक्सर प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि दांडी मार्च की शुरुआत किस तारीख को हुआ था और नमक बनाने का कानून का विरोध किस तारीख को हुआ था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप लोग कि गांधी इरविन समझौता। अब देखिए 1930 तक जो महात्मा गांधी थे वो भारतीय राजनीति के एक मुख्य बिंदु में आ गए थे और कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस को यही लीड कर रहे थे, और इसीलिए अंग्रेज जो है शांति समझौते के लिए गांधी इरविन समझौता लाते हैं 1931 में, और जिसमें से कुछ प्रस्तावों पे अंग्रेज मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी कड़ी में इरविन जो है गोलमेज तीन गोलमेज सम्मेलन में जाने का न्योता देते हैं, जिसमें महात्मा गांधी राजी हो जाते हैं और इसीलिए आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। यानी गांधी इरविन समझौता के तहत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए अंग्रेजों के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जो है उपस्थित हुए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? महात्मा गांधी करते हैं, और ये गोलमेज सम्मेलन भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति न करने के कारण विफल हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पूना पैक्ट समझौता 1932 में, पूना पैक्ट समझौता के तहत क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो दलितों के लिए अलग से वोट का मताधिकार का कानून लाते हैं, जिसके विरोध में अनशन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं जेल में महात्मा गांधी, और उसी में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता होता है। इसके तहत भारतीय राजनीति में दलितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान पहली बार लाए गए थे, और यहीं से भारतीय राजनीति में रिजर्वेशन का संवैधानिक नींव पड़ा था पूना पैक्ट समझौते से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हरिजन सेवक संघ, 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था, और इनका मुख्य उद्देश्य था जो समाज में अस्पृश्यता छुआछूत फैला है उसका अंत करना। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, यह 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, और यह सबसे बड़ा आंदोलन था, हमारे आज़ादी के पहले का सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, और ये उसी में ये नारा दिए थे करो या मरो, और यह अंतिम महान आंदोलन था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि स्वदेशी और खादी, भारत में महात्मा गांधी के द्वारा स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए एक जो है अलग से मुहिम चलाई जा रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1948 में। 1948 में क्या होता है, महात्मा गांधी के आतंकवादी नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, और ये वही नाथूराम गोडसे हैं जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे और उनके कहने पे हमारे महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं, और ये स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा आतंकवादी होता है और पहली ऐसी आतंकवादी घटना होती है। तो यह हमारा आज का जो चैप्टर था, आज का जो टॉपिक था, महात्मा गांधी और गांधी युग से संबंधित था, जो अक्सर यूपी पेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाली वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।